नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा फटाफट इस बात पर नजर डाल देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिनको कि हमने जगह दी है, किन खबरों पर मुख्य तौर पर बातचीत होगी। तो एक एक करके जरा नजर डालते हैं ऑन द शो में। बोनस पॉइंट पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बढ़ते ओवरड्यू पर। जी हाँ, पिछले साल के मुकाबले ओवरड्यू 44% तक बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स अपना भुगतान देरी से कर रहे हैं। इसके बाद बचत खाते पर ब्याज दर में आ रही कमी पर भी बात होगी। बचत खाते पर ब्याज की दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा। अगली खबर होगी गेहूं की कीमतों से जुड़ी हुई। लंबे समय तक निचले स्तर पर रहने के बाद अब गेहूं की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। दिल्ली में भाव 2800 रुपए के पार हो चुका है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसका खाद्य महंगाई पर किस तरीके से असर पड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। कंपनी दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी। ये कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी होगी। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील पर। अमेरिका अब भारत के अलावा लगभग अधिकतर महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स के साथ ट्रेड डील घोषित कर चुका है। जानेंगे कि भारत के साथ डील का स्टेटस है क्या। और आखिर में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी रेस पर। अमेरिका के बाद अब चीन ने भी इसको लेकर के एक्शन प्लान घोषित कर दिया है। तो इन तमाम खबरों में बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई खबर के साथ। देश में क्रेडिट कार्ड के कर्ज के फंसने की रफ्तार बढ़ी है। CRIF हाई मार्क के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तक 91 से लेकर के 360 दिन का क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू 44% बढ़कर के 33,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। एक साल पहले ये ओवरड्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपए के करीब था। सर, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू बढ़ने की प्रमुख वजह आप क्या मान रहे हैं और आखिर में ये कहां पहुंच गया, कितना हो गया है? विपुल, इसका खतरा पहले से था। अगर आप रिजर्व बैंक के संकेतों को देखें और इससे पहले जो आंकड़े आए थे जिन पर हम लगातार बोनस पॉइंट में चर्चा करते हैं कि भारतीय परिवारों के जो डेट बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहे हैं, उसका संकेत था और वो आंकड़े यहाँ आ गए। अगर आप 91 से 180 दिनों का रेंज देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरड्यू इस रेंज में दिख रहा है। और ये यहाँ अनपेड अमाउंट कैटेगरी में मैं आंकड़े देख रहा था तो 29,000 करोड़ है, यानी करीब करीब जो 33,000 करोड़ के आसपास का, 34,000 करोड़ के आसपास का क्रेडिट ड्यू है विपुल जी, उसमें 91 से 180 दिनों का, मतलब आप मान के चलें कि 3 से 4 महीने वाले क्रेडिट ड्यूज क्रेडिट कार्ड पर 29,000 करोड़ के आसपास हैं, जो कि पिछले साल 20,000 करोड़ के आसपास थे और 2 साल पहले तो ये 2 गुने से की तुलना में 2 गुने है। यही वो पीरियड है जिस पीरियड में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं चुका पा रहे हैं और डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल तो 44% के डिफॉल्ट हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड अब सामान्य खपत में इस्तेमाल होने लगा है, चाहे है लोगों के पास चूंकि बचतें नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड की एक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के भीतर चले जाते हैं जो उन्हें ट्रैप करती है। तो उसमें फूड बाइंग से लेकर फ्यूल बाइंग तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लोग रख रहे हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने से बैंकों को इस बात के लिए बार बार चेताया था, आगाह भी किया था कि क्रेडिट कार्ड पे लोन कम दिया जाए। लेकिन ये बड़ा नंबर है, करीब 34,000 करोड़ के आसपास का नंबर है और ये ड्यूज तो सामने खड़े ही हुए हैं जिसका असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। वैसे भी बैंकों के नतीजे जो आज आए हैं प्राइवेट बैंकों के, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बाजार को निराश करने वाले हैं। बिल्कुल। इस बीच बैंकों के लिए कृषि सेक्टर में फंसने वाला कर्ज ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। खासतौर पर सरकारी बैंकों के कृषि लोन में का एनपीए 5% या इससे ऊपर स्तर पर है, बल्कि कुछ बैंक तो ऐसे हैं इस मामले में जहां पर कि 10% से ऊपर या फिर इसके करीब पहुंचता हुआ यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यूको बैंक का कृषि लोन एनपीए तो 10.8% है। सर, एग्री लोन में एनपीए बढ़ना कितना गंभीर आप मान रहे हैं
और बाकी नंबर्स जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं? कि ये चिंता वापस लौट आई पूरे बैंकिंग सेक्टर में की तस्वीर जो बन रही है ना, उसमें एग्रीकल्चर लोन के एनपीएस भी बढ़ना शुरू हो गए, फार्म लोन के एनपीएस भी बढ़ना शुरू हो गए और सारे बैंकों में हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब यूको बैंक का जिक्र तो विपुल आपने किया, जहां करीब करीब 10 से 11% के आसपास का एनपीए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, पंजाब सिंध बैंक में, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में, इंडियन ओवरसीज में, सेंट्रल बैंक में, लगभग सारे सरकारी बैंकों में कृषि लोन के एनपीए बढ़ रहे हैं। और ये एक अजीबोगरीब परिस्थिति है, क्योंकि हम लगातार विपुल जी चर्चा सुनते रहे बाजार के सर्किल में कि रूरल इकोनॉमी तो शहरी इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ से डिमांड भी आ रही है और वहाँ खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन एनपीए बता रहे हैं कि फार्म सेक्टर में भी डिस्ट्रेस बना हुआ है और बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, यानी इस पर वरीयता होती है, तो बैंकों को इसके लिए कर्ज देना पड़ता है। कई सारे बैंकों का जिक्र जब किया, उनमें से कुछ बैंकों के एनपीए तो 3 से 4% के आसपास तक बढ़े हैं। तो ये भी एक चिंता की वजह है जो बैंकों के नतीजों को प्रभावित करेगी। जी, इस बीच रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती और बैंकों की तरफ से जमा पर ब्याज घटाए जाने के बाद बचत खाते पर कई बैंकों की ब्याज दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2011 में बचत खाते पर ब्याज दर के डीरेगुलेशन के बाद बैंक ब्याज दर को लगातार घटा रहे हैं और अब ये दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। अक्टूबर 2011 में आरबीआई ने बैंकों को बचत खाते पर ब्याज दर खुद निर्धारित करने का अधिकार दिया था। सर, जमाकर्ताओं को ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए जब लगातार हम देख रहे हैं डिपॉजिट रेट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देख, बैंक के सेविंग बैंक्स तो अब किसी भी तरह से बैंकों में कोई रिटर्न देने वाली स्थिति में नहीं रहे हैं। और चूंकि बैंकों की कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कॉस्ट ऑफ फंड तेजी से बढ़ी है, तो इसलिए उन्होंने सेविंग बैंक्स पर ब्याज दरों में कटौती की और आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है। उसे पास ऑन करते हुए बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरें घटा दी हैं। जो टर्म रेट्स हैं उनमें भी अगर आप देखें, जो डोमेस्टिकली जो अब आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद आए हैं, उनका भी जो एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट है नए डिपॉजिट्स पर, उसमें भी तेज गिरावट आई है और दोनों जगह प्राइवेट बैंकों और सरकारी बैंकों में भी आई है। तो बैंक सामान्य जमाकर्ताओं के लिए तो अब नुकसान का सौदा है। हाँ, सुरक्षित पैसा रखने के लिए तो बैंक ठीक है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी फंड भी बैंक में पार्क करना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप दूसरे विकल्पों की तरफ देखिए। और ये परिस्थिति अब थोड़े लंबे समय तक रहने वाली है। हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बराबर बताते रहे हैं कि पिछले 3 साल 4 साल बैंक डिपॉजिटर्स के लिए बेहद अच्छे थे, जब उन्हें इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से थोड़े कम रिटर्न मिले थे। अगर आप अभी जो महसूस होने वाली महंगाई है बाजार में उसे देखें तो वो तो 7 से 8% के आसपास, उसके अगेंस्ट अगर आप बैंक में रिटर्न रख रहे हैं तो दरअसल वो नेगेटिव रिटर्न है, यानी आपके पैसे में कोई बढ़त नहीं हो रही है। पर उपभोक्ताओं के या जमाकर्ताओं के नज़रिए से तो ये चिंताजनक है ही, और उनके लिए निराशाजनक भी मैं कहूँगा। लेकिन बैंकों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बैंकों के पास ये डिस्करेजिंग फैक्टर है उनको नए फंड्स मिलने का। ऐसी स्थिति के बाद लोग बैंक में पैसा क्यों रखेंगे और बैंक में पैसा रखने पर उन्हें क्या ही रिटर्न मिलेगा? ये बैंकों की परिस्थिति पर और ज़्यादा आने वाले समय में दबाव बनाएगा, क्योंकि उनके पास फंड्स की डिपॉजिट्स की कमी होगी। इस बीच लंबे समय तक दबाव में रहने के बाद गेहूं की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया। जुलाई के दौरान भाव 2 से 3% तक बढ़ा है। कीमतों में तेजी से खाद्य महंगाई के फिर से बढ़ने की आशंका है। हालांकि कीमतें ज़्यादा बढ़ी तो सरकार भी अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू कर सकती है। सर, क्या कुछ प्रमुख वजहें दिखाई दे रही हैं आपको जो गेहूं की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? ये थोड़ा सा अप्रत्याशित घटनाक्रम है। अगर आप गेहूं के बाजार में आपूर्ति की परिस्थिति देखें, कम से कम आंकड़ों की तरफ से, सरकार के आंकड़ों की तरफ से, तो गेहूं की कीमत बढ़ने की कोई जेन्युइन, कोई वास्तविक वजह नहीं दिखती। एक तो सरकार के पास रिकॉर्ड स्टॉक है, अभी हाल में ही फसल खत्म हुई है और सरकार के भंडार में पर्याप्त गेहूं है, तो सरकार की साइड से सप्लाई बढ़ने की संभावनाएं बाजार में मौजूद हैं।
ऐसा लगता है कि बाजार में गेहूं की आपूर्ति कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर गेहूं सरकार के पास पहुंच गया और इसलिए बाजार में कीमतों में ये तेजी आई है। तो जैसा आपने बताया कि सरकार के पास एक विकल्प है कि अगर ऐसी स्थिति में वो चाहे तो बाजार में अपने स्टॉक से गेहूं निकाल सकती है, क्योंकि गेहूं की रिकॉर्ड भंडार सरकार के पास मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये कीमत ये तेजी सस्टेन करती है अगले 2-3 महीनों तक, तो निश्चित तौर पर खाद्य महंगाई में, अनाजों की महंगाई पर असर पड़ेगा, जो लंबे समय बाद पिछले 6-7 महीनों में काफ़ी कम रही है और जिसने ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन को, उपभोक्ता महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद की है। स्मार्टफोन बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का लाभ खत्म होने के बाद इसके स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान भारत से सैमसंग के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट आई है। कंपनी को अप्रैल से सरकार की पीएलआई योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। सर, पीएलआई के हटते ही एक्सपोर्ट का टूटना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही आगे एक्सपोर्ट का क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं? क्या दूसरी कंपनियां भी इसी तरह के ट्रेंड को दिखा सकती हैं? ये बड़ा झटका है और इस पे ये आंकड़े और ज़्यादा गंभीरता से देखे जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कई सारे और भी घटनाक्रम हैं। अमेरिका के बाजार में भारत के लिए तमाम तरीके की बाधाएं, नया टैरिफ स्ट्रक्चर, पीएलआई के सहारे जो निर्यात हो रहा था वो पीएलआई हटते ही खत्म हो गया। सैमसंग के निर्यात में कमी आई और अब एप्पल और डिक्सन के निर्यात पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए पीएलआई स्कीम को लेकर अब एक नए तरीके की समझ या नए तरीके की बहस पैदा की है, और जो होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय कंपनियों के पास उत्पादन क्षमताओं में अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखने की सुविधाएं नहीं थी। तो इसलिए पीएलआई ने जब तक उनको मदद की, उनके उत्पादों की लागत कम रही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रही। जैसे ही बजट से उनको पैसा मिलना बंद हुआ, बाजार में उन्हें उस कीमत पर प्रोडक्ट बेचने पड़े जहां उनको प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। तो पहला तो फैक्टर ये कि पीएलआई के साथ मदद के बाद तो उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक हैं, पर स्वतंत्र रूप से उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। और इसकी वजह खासतौर से मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में बनने वाले मोबाइल फ़ोन दरअसल असेंबल होते हैं और कच्चे माल के लिए पूरी तरह से, कच्चे माल और इक्विपमेंट्स के लिए, पुर्जों के लिए पूरी तरह से चाइना पे और बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। उनके आने से और उनकी कीमतों से भारतीय मोबाइल फ़ोन्स की लागत पर असर पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र सेक्टर था विपुल जी जिसने पीएलआई में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पीएलआई में 16-17 सेक्टर थे, पर सब जगह थोड़ा नरम गरम सा हिसाब किताब था। कुछ जगह निवेश आया, कुछ जगह बिल्कुल निवेश नहीं आया, कुछ जगह कंपनियां अभी काम कर रही हैं। मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट ने भारत की पीएलआई स्कीम की सफलता का झंडा उठाया था और ये बताया था कि अगर भारत इस तरीके की स्कीम लाता है तो मोबाइल फ़ोन निर्यात में बड़ी सफलता मिलेगी। अब ये पीएलआई हटने के बाद भारत के निर्यातकों की बड़ी चुनौती है कि अमेरिका में टैरिफ आने वाले हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं होती तो 15%, 20% जो भी टैरिफ आएगा वो टैरिफ भारत में बने मोबाइल फोन्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा। तो अन्य कंपनियों के नतीजों पर भी, निर्यात पर भी असर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि पीएलआई ड्रिवन एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी गिरावट हमें दिखाई देगी। जी सर, लेकिन क्या अगर ऐसा होता, ये ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू अगर और बढ़ा, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रही थी, क्या उसमें भी आगे चल करके दबाव देखने को मिल सकता है क्या सर? स्वाभाविक तौर पर देखिए, दो चीज़ें बड़ा समझने की ज़रूरत है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में लागत वाली प्रतिस्पर्धा बिल्ट नहीं है, सब्सिडी बिल्ट है, मदद बिल्ट है, सरकार की तरफ से सुविधाएं और सहूलियत बिल्ट है। पर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनने वाले उत्पादों को उतना प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बना पाया, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाया जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े हो सकें। इसलिए अगर पीएलआई स्कीम की सुविधाएं खत्म होती हैं, क्योंकि एक सीमा से अधिक पीएलआई की सुविधाएं नहीं दी जा सकती, तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर जरूर असर पड़ेगा। और ये कहानी वहीं घूम कर आ जाती है कि हम अनोखे मैन्युफैक्चरिंग देश हैं जिसका कच्चा माल और पुर्जा इंपोर्ट होता है, और जब तक ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं होगी तब तक आपकी जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपका पूरा रेवेन्यू मॉडल है भारत के उद्योगों का, वो किसी दूसरे सप्लायर पर, चीन पर, ताइवान पर निर्भर रहेगा। तो पीएलआई का विड्रॉल और उसका पहला असर अभी हमारे सामने दिखा है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर ऐसा होता है तो हमें उसके नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा।
इस बीच देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया। अगले साल मार्च तक कंपनी अपने 2% स्टाफ यानी करीब करीब 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी करेगी। कंपनी के इतिहास में उसकी सबसे बड़ी छंटनी होगी। दुनिया भर में टीसीएस के 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। इससे पहले कंपनी ने 2012 में करीब 2500 कर्मचारियों की छंटनी की थी। सर, आज बड़ा दबाव आईटी सेक्टर में देखने को मिला। इस खबर के आते ही टीसीएस की छंटनी भारत के आईटी इंडस्ट्री की सेहत के बारे में क्या बता रही है सर इस समय? बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दबाव बनाने वाली खबर है। स्वाभाविक रूप से भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए इस खबर को आप एक चावल दाने के तौर पर देख सकते हैं कि सैंपल है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। और इस पर हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की थी। आईटी कंपनियां इसी से दबाव में टीसीएस करीब करीब अपनी 2% मैन पावर की छंटनी कर रही है। 12,000 सबसे बड़ी छंटनी है टीसीएस के इतिहास में। हमें अगर ये लगता है कि टीसीएस की ये छंटनी किसी अन्य आईटी कंपनी की तरह, मेटा या बाकी कंपनियों की तरह है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, गलती पर हैं। टीसीएस के पास अब सीधी सीधी चुनौती डिमांड की है, क्योंकि टीसीएस को आने वाले समय में अच्छी डिमांड की उम्मीद नहीं है। तो टीसीएस ने कोई सरप्लस कर्मचारी नहीं हटाए हैं, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में से 12,000 लोगों की छंटनी की है। बहुत सारे कारण हैं जो आईटी इंडस्ट्री के लिए एक समय चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इनमें एक कारण एआई भी है। हालांकि टीसीएस, सब चर्चा यही हुई सब जगह कि एआई के कारण 12,000 लोग हटाए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, क्योंकि सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट कहते टीसीएस की तरफ से यह भी कहा गया केवल एआई ही नहीं है, पर संकेत में कहा गया कि अप स्किलिंग और न्यू स्किलिंग का चैलेंज है और कंपनी के अंदर अब कर्मचारियों की अप स्किलिंग और न्यू स्किलिंग के कारण हमें कम लोगों की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी बात यह कि अमेरिका के बाजार में जिसमें माइग्रेशन के नियम बदलने के कारण अमेरिकी सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कंपनियों से ये कहा जाना कि भारतीय कर्मचारियों को ना हासिल करें, को ना अपने हायर करें, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावना है और आईटी की मांग में कमी है। इस सब ने मिलाकर भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बहुत अजीब सा चुनौतीपूर्ण नकारात्मक माहौल बनाया है। और ये उसका नतीजा है कि करीब करीब 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी निकाले गए। और चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका सेंटिमेंट का असर बाजार पर दिखाई दिया। और वैसे भी पुल आईटी इंडेक्स तो बुरी तरह पिटा हुआ है ही पिछले कुछ दिनों से। तो आईटी की तस्वीर और ज़्यादा खराब हो रही है स्टॉक मार्केट में इस घोषणा के बाद। हाँ बिल्कुल सर, और मेरा सवाल भी अगला ये है कि अब क्या करें, क्योंकि अब तक बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को ये उम्मीद थी कि इतनी पिटाई हो चुकी है तो बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद थोड़ी होंगी। तो लोग बॉटम फिशिंग की कोशिश कर रहे थे, निचले स्तरों पर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर जिस जिस लेवल पे खरीदा गया शेयर वहाँ से भी और नीचे जा रहे हैं। और ये तो बात बड़े बड़े दिग्गज शेयरों की है। मिड कैप आईटी में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आईटी का भविष्य, फ्यूचर क्या डावाडोल दिखाई दे रहा है सर? हमें थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें अभी दिख रही हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि भारत की आईटी कंपनियां बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज के मॉडल पर डिपेंड करती हैं। वो अलग अलग तरीके की सर्विसेज सॉफ्टवेयर के साथ अप्लाई करती हैं। नए इनोवेशंस, नए प्रोग्राम बनाने का उतना निवेश नहीं है। और ये अब निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, बुटीक सॉफ्टवेयर कंपनियों के कारण और एआई लैब्स के कारण ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज की मांग टूट रही है। तो अभी एक कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन्फोसिस के नतीजे देखें, टीसीएस की परिस्थिति देखें और थोड़ा भीतर जाकर देखें, तो आपको ये जो बेसिक बिजनेस मॉडल है ना, उसमें दरारें दिखती हैं। अगर वो बिखरा नहीं है, टूटा नहीं है, तो वो हिलने तो जरूर लगा है, उसमें थोड़ी थोड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। दूसरा ये कि कर्मचारियों को अप स्किल करने पर ज़्यादा खर्च है। जितना आप उन्हें ट्रेंड करेंगे उतना ही खर्च आएगा। उसके बाद भी उनसे उस तरीके की क्लाइंट सर्विस नहीं मिल रही है, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है जैसा कि विदेशी के और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स को चाहिए, जो कि इनके प्रमुख ग्राहक हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस उनके सामने काम कर रहे हैं। ये परिस्थिति हमें गंभीर रूप से भारत की आईटी कंपनियों को प्रभावित करते हुए दिख रही है। हमें एक बड़ा डिसरप्शन सा भारत के आईटी सेक्टर में आया है। और इसकी शुरुआत पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ 2 साल पहले ही हो गई थी, और अब धीरे धीरे वो स्थिति तो गंभीर होती दिख रही है। जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। अमेरिका ने अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील कर ली है।
रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। डील के तहत यूरोपियन यूनियन से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले अधिकतर सामान पर 15% टैरिफ लागू होगा। पहले ट्रंप ने 30% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है और साथ में 750 अरब डॉलर की नेचुरल गैस भी खरीदेगा। सर, ये ट्रेड डील का क्या कुछ डिटेलिंग है, ब्यौरा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और इस ट्रेड डील से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को अलग अलग कितना फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब ट्रेड डील के जो ब्यौरे मिल रहे हैं हमको विपुल जी, और जिस तरीके जो जो हमें यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट वान लेन के और ट्रंप के बीच जो घोषणा हुई, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ ट्रेड वार टालने की कोशिश जैसी लगती कि कोई ट्रेड वार ना हो। ढीली ढाली सी डील है। पहले हम समझते हैं कि इस डील के भीतर क्या है और ये देखेंगे कि डील के भीतर क्या नहीं है। और बेहद बेहद अनोखे ढंग से डील बनी है जितने ब्यौरे हमारे पास उपलब्ध हैं। 15% टैरिफ पर ईयू तैयार हो गया, यानी ईयू से जाने वाला हर सामान अब अमेरिका में 15% टैरिफ पर जाएगा। और अगर आप ये माने तो पिछले शांति काल में, मतलब अगर आप कोल्ड वार से पहले के एरा से कंपेयर करें तो ये अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी ईयू के सामानों पर इतनी ड्यूटी अमेरिका के बाजारों में कभी नहीं लगाई गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह बेहद दिलचस्प, सर आगे हम बात करेंगे कि ईयू ने 600 बिलियन डॉलर के निवेश का कमिटमेंट किया है यूएस में, जैसे जापान ने निवेश का कमिटमेंट किया था, और करीब करीब 750 बिलियन डॉलर के आसपास की एनर्जी और डिफेंस खरीद का भी कमिटमेंट किया। ये क्यों किया गया, इस पर हम आगे बात करेंगे। ईयू को जो रियायतें मिली हैं, जो गिव एंड टेक हुआ है, उन्हें समझते हैं। पहली चीज तो है कि विमान और उनके हिस्से एयरबस जैसे यूरोपीय विमानों पर कोई टैरिफ नहीं होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है यूरोप की, क्योंकि एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है और अमेरिका उसका एक महत्वपूर्ण बाजार है। तो ईयू ये चाहता था कि किसी न किसी तरह से विमानों को और विमान के पुर्जों को इस डील से बाहर रखा जाए। इसके अलावा कुछ केमिकल, सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा डील में, ऐसा संकेत ईयू की तरफ से दिया है। जेनरिक दवाएं, कुछ सस्ती दवाओं पर टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन ब्रांडेड दवाओं पर 15% टैरिफ होगा। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि फार्मास्यूटिकल पर बड़े टैरिफ आएंगे तो वो ईयू पर लगाए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों को लेकर कुछ अनाज और सामानों पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। अमेरिका के सामानों पर भी ईयू के बाजार में थोड़ी बहुत एक्सेस मिलती रहेगी। जो टैरिफ नहीं हटे हैं, और इसीलिए ये डील बड़ी अनोखी लग रही है, अजीबोगरीब लग रही है कि लागू कैसी होगी। देखिए, सबसे बड़ा ऐसा था, स्टील और एल्युमिनियम का 50% टैरिफ थे, नहीं हटाए ट्रंप ने। भविष्य में कोटा सिस्टम लागू करने की बात की है। कार और ऑटो पार्ट्स पर पहले 25 से 27.5% टैरिफ था, अब 15% है। लेकिन अब कनाडा और मैक्सिको की तुलना में यूरोप की कारें फिर भी प्रतिस्पर्धा में मार खाएंगी, पिटेंगी। शराब और वाइन पर भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है, बाद में इस पर कम टैरिफ लगाया जा सकता है। तो यह है मोटी तस्वीर जो हमको इसके भीतर दिखाई दे रही है। लेकिन सर, कितना दम दिखाई दे रहा है इस ट्रेड डील के अंदर आपको, और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि बहुत सारे पेंच तो अभी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-3 अंदर की बातें इसमें समझ में आती हैं। एक तो यह कि यूरोपियन यूनियन ने 2 बड़े नंबर्स दिए इस डील में। 600 बिलियन डॉलर का यूरोप का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जैसा कि जापान ने इन्वेस्टमेंट कमिट किया था अमेरिका में, तो ट्रंप की एक बिल्कुल नई तरीके की स्ट्रेटजी है कि हम आपके सामान पर टैरिफ भी लगाएंगे, आपका पैसा भी अमेरिका में लेकर आएंगे और आपसे यहां निवेश भी कराएंगे। तो ईयू को भी इस बात पर तैयार किया गया। दूसरा यह कि 750 बिलियन डॉलर की एलएनजी और रक्षा सामग्री, जो कि यूएस की इंडस्ट्री है, बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, उसको ऑर्डर मिलेंगे। इसके बदले ईयू को क्या मिला? इसके बदले ईयू को शायद अपना एग्रीकल्चर बाजार बचाने में मदद मिल गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां से बार्गेन शुरू किया था 30% टैरिफ, और ईयू के एग्री बाजार में प्रवेश चाहते थे वो अपने सामानों को लेकर, डेयरी को लेकर, मीट को लेकर, जो ईयू की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सेंसिटिव है। तो ईयू ने इतने कमिटमेंट करते हुए, 600 बिलियन डॉलर की डील करते हुए, 750 बिलियन डॉलर की गैस खरीदते हुए, किसी तरह से इस डील में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो कृषि बाजार में प्रवेश ना करें। 15% टैरिफ की तैयारी ईयू की कंपनियां पहले से ही कर रही थी। तो ये जो गिव एंड टेक है,
मोटा मोटा हमें ये दिखाई देता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर के मार्केट को इस डील से बाहर रखा गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ हुई डील में एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से, प्रभावी रूप से अंदर शामिल किया था, और जापान को अमेरिका का चावल और तमाम और सामान जो इंडोनेशिया और वियतनाम को बेचे जाने थे एग्रीकल्चर के, वो उस डील का हिस्सा थे। बोइंग एक और हिस्सा था, लेकिन चूंकि बोइंग यहां हो नहीं सकता था, एयरबस है, तो ये गिव एंड टेक एयरबस को लेकर हुआ है। तो ढीली ढाली डील है। अभी ये यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगी, वहां से मंजूर होगी। दिक्कत यह है कि कई सारी चीजों में बहुत तकनीकी चीजें हैं जो अभी स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आई है। कुछ सेक्टरों में रुकावट भी आ सकती है, इस पर कोई सटीक कार्यान्वयन की योजना नहीं है ईयू के राजी होने के बाद। लेकिन ईयू के राजी होने के बाद ट्रंप को एक बड़ी जीत तो मिली गई है, और चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत को अब ट्रंप के टैरिफ और उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ईयू एक बड़ा ब्लॉक था और वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा था, इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा नहीं हुआ, पर डील ढीली ढाली है और काम चलाऊ सी है। मतलब दोनों पक्षों से कोई बहुत उत्साह, कोई बहुत गर्मजोशी नहीं दिखी। मजबूरी में किया गया समझौता है, जो कितना प्रभावी ढंग से लागू होगा इसे देखना होगा, क्योंकि 1 अगस्त की डेडलाइन तो डोनाल्ड ट्रंप ने कही दिया है, और उनके दफ्तर ने भी कहा है कि अब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जी, चलिए, तो अब यूरोपियन यूनियन के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं भारत की भी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अगर 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले ट्रेड डील हो जाती है तो ये बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डेडलाइन के दबाव में देश के हितों से समझौता नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये डील हो नहीं पाई। संभावना ये है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। सर, ईयू की डील की रोशनी में अगर भारत के साथ डील को देखें तो क्या परिस्थितियां बनती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, ट्रंप बड़े नेगोशिएटर हैं और बड़े बार्गेनर हैं, और आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम इन डील्स को बहुत विस्तार से आपको बता रहे हैं, बोनस पॉइंट में भी और इसके अलावा अर्थम में भी, ये देखना ज़रूरी है कि जिन देशों ने अभी अमेरिका के साथ डील की, उन्होंने बदले में क्या ऑफर किया है। $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान ने ऑफर किया, क्योंकि जापान G7 कंट्री है। यूरोप ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, क्योंकि यूरोप रिच इकोनॉमीज हैं। और इसके अलावा दोनों देशों ने, एक ने चावल खरीदा और दूसरे ने खरीदा LNG और रक्षा उपकरण। भारत ऐसा कुछ ऑफर करने की स्थिति में नहीं है। भारत के पास ना तो निवेश के लिए फंड है, भारत तो खुद ही FDI ले रहा, तो वह यूएस में क्या निवेश करेगा। एनर्जी पर कितना बाजार भारत अपना खोल सकता है और कितनी निर्भरता LNG पे बना सकता है, देखना होगा। रक्षा के मामले में भारत के कुछ प्रस्ताव, कुछ पेशकश मेज पर रखे जा सकते हैं, पर क्या वो इतने पर्याप्त होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर राजी हो जाएं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से 3 बड़ी चीजें मांग रहे हैं। वो भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी बाजार मांग रहे हैं, जो उन्होंने शायद ईयू को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ईयू ने कुछ चीजें बदले में दे दी थी। तो भारत के एग्रीकल्चर बाजार में वो एक्सेस मांग रहे हैं, डेयरी और बाकी चीजों में मांग रहे हैं। इसके अलावा भारत के विदेश के का जो ई-कॉमर्स बाजार, उसमें वो नियम बदलवाना चाहते हैं, ताकि अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को भारतीय बाजार में बढ़त मिल सके। इसके अलावा भी कई सारे और भी क्षेत्र हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजार में शून्य टैरिफ पर अपना सामान बेचना चाहते हैं। और इसलिए पीयूष गोयल का बयान, आप उसको पंक्तियों के मध्य पढ़ सकते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है कि हो ही जाए डील, लेकिन हाँ, बातचीत जारी रहेगी। और चूंकि अब भारत आखिरी बड़ी अर्थव्यवस्था रह गई, हालांकि बहुत सारे देश रह गए हैं, पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत रह गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने सफलता के साथ इतने किले फतेह कर लिए हैं। विपुल जी, वियतनाम फतेह किया, थाईलैंड, इंडोनेशिया फतेह किया, जापान को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया, खींचतान के कुल मिला के ईयू को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया। तो इससे उनकी ताकत, उनकी बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा बढ़ी है, और यह भारत के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि भारत को उनकी शर्तों पर राजी होना होगा। तमाम तरीके की चर्चाएं, जो संकेत आ रहे हैं, 20% के आसपास टैरिफ, 18%, लेकिन 15% के एक टैरिफ का लेवल खुल गया है। इस डील के साथ ईयू को 15% टैरिफ के दायरे में रखा गया, जबकि इससे पहले की जो डील्स हुई थी उनमें वियतनाम और उनके लिए 20 और 19% के टैरिफ थे। तो अगर भारत के साथ कोई डील होती है तो हम संकेत मान सकते हैं कि 15% से के आसपास, 15 से 20% के आसपास के टैरिफ भारतीय सामानों पर लगाए जा सकते हैं। पर एग्रीकल्चर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे भारतीय और पक्ष के साथ, या भारत को कितना दबाव बनाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो मामला अभी भी अधर में ही है। जी, अधर में ही अटका हुआ है पूरा मामला जो है। इन सब के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन प्लान के जवाब में
जवाब में चीन ने भी एआई पर अपना ग्लोबल एक्शन प्लान जारी कर दिया है। चीन ने अपने प्लान को लेकर कहा कि इसके जरिए वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रेगुलेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चीन के इस कदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। सर, चीन के एक्शन प्लान में क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या है उनके इस प्लान में, और चीन की एआई ताकत की रोशनी में ये प्लान आपको दिखाई कैसा दे रहा है? पिछले सप्ताह अमेरिका ने अपना एआई एक्शन प्लान जारी किया था और इस बात की संभावना थी कि चाइना इसकी तैयारी कर रहा है और तैयारी चल रही थी। शंघाई में एक ग्लोबल एआई कॉन्फ्रेंस है जहां चीन ने अपना एआई एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो बिल्कुल अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए बनाया गया है। इसमें जहां अमेरिका ये कह रहा है कि वो एआई की पूरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर प्रभुत्व बनाना चाहता है, उसका नियंत्रण बनाना चाहता है। चीन का मकसद ये है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय एआई रेगुलेशन का केंद्र हो और सारे विकासशील देश उसके साथ साथ शामिल हों। यानी ये एआई के जो प्लेटफॉर्म है, एआई के जो एल्गोरिदम है, उनमें चीन दुनिया के देशों को, विकासशील देशों को अपना हिस्सेदारी देना चाहता है जिनके पास एआई रिसर्च नहीं है, और अमेरिका के मुकाबले एक पूरा एआई ब्लॉक तैयार करना चाहता है। यह बेहद दिलचस्प जद्दोजहद है जो इस एक्शन प्लान से निकल कर आई है। और चीन का मकसद यह है कि एआई का डेटा और जो भी संसाधन है वो सभी को सुलभ कराए जाएं, जबकि अमेरिका इसे ट्रेड वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप की नीति मानती है कि उन्हीं देशों को दिया जाएगा जो उनके करीबी हैं और इस पर अमेरिकी छाप, अमेरिकी नियंत्रण, अमेरिकी मोनोपोली रहेगी। क्योंकि चीन भी बराबर में एक एआई की बड़ी ताकत है, जनरेटिव एआई पेटेंट में अग्रणी है, बेंचमार्क मॉडल में अमेरिका से अंतर कम कर रहा है। डीप सीक आने के बाद ओपन एआई को झटका लगा क्योंकि कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। उद्योगों में, हेल्थ में, सरकार के सेवाओं में, स्मार्ट सिटी में एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। सरकार काफ़ी पैसा देती है, इसलिए कंप्यूटर और अनुसंधान में बढ़ोतरी होती है। चीन के कई शहरों में अच्छे प्रयोग हैं। फंडिंग सरकार से मिलती है। बाइडू, टेंसेंट, हुआवे जैसी कंपनियां इनोवेशन करती हैं। और चीन के पास चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, 1.4 अरब की आबादी है, कि उसका डेटा एआई मॉडल्स को पूरी दुनिया में सबसे इफिशिएंटली ट्रेंड करता है इतने आंकड़े के आधार पर। इसलिए चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अब एक मजबूत एआई ब्लॉक बनाने की तैयार कर रहा है। और इसीलिए जो शंघाई की कॉन्फ्रेंस थी उसमें तमाम देशों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि वो तकनीक के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए चीन के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सर, चीन के ने जो प्लान अपना एआई का बनाया है, इसमें बड़े चैलेंजेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ी चैलेंजेस जो चीन के साथ है, जो पुराना चैलेंज था, वो है सब्सिडी। क्योंकि जैसे ईवी को डेवलप करने में चीन ने बड़ी सब्सिडी दी थी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स के लिए चीन ने बड़ी सब्सिडी दे रखी है। ये सब्सिडी कब तक सस्टेन की जा सकेगी, नंबर एक। दूसरा ये कि जो अमेरिका की तरफ से अगर किसी तरीके के प्रतिबंध आते हैं, चिप्स की सप्लाई पर असर पड़ता है, तो चीन खुद अपने एआई कार्यक्रम को विकसित करने में चुनौती महसूस करेगा, तो बाकी देशों के साथ होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि चीन में डेटा की प्रिवेसी को लेकर बड़े सवाल हैं, निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल हैं। चीन का पूरा जो डेटा मैनेजमेंट है वो पारदर्शी नहीं है। दुनिया को इसमें सबसे ज़्यादा शक है क्योंकि बहुत सारी मॉनिटरिंग, लोगों की निजता पर नियंत्रण ये चीन के एआई सिस्टम की चूक है, जिसको लेकर दुनिया के देश चीन पर भरोसा करने से पहले हिचकेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एआई प्लान के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने अपनी योजनाएं जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि यहां के बाद अब दुनिया में एआई की दुनिया 2 ध्रुवों में निश्चित तौर पर बदलने वाली है। और 2 ही देश हैं दुनिया में जिनके पास इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। तो ये 2 ध्रुव बनते दिख रहे हैं और इन 2 ध्रुव में अब प्रतिस्पर्धी तकनीकें विकसित करने की कोशिशें शुरू होंगी। दोनों देश चाहते हैं कि एआई को लेकर उनकी ही तकनीकें दुनिया में बिकें, उन्हीं के इक्विपमेंट बिकें और उन्हीं के सिस्टम्स दुनिया में बिकें। अब इस बाजार को, नए एआई बाजार को हासिल करने में कौन आगे रहता है, ये बेहद दिलचस्प जद्दोजहद होगी जिस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी। तो निगाहें हमारी लगातार रहेंगी इस पूरे विषय को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के और भी बाकी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। लेकिन अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज पे की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए बोनस पॉइंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लोग अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव लगातार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सुझावों को, आपके उन खबरों को, आपके उन जो कमेंट्स हैं उन पर हम टिप्पणी कर सकें या उस पर अमल कर सकें। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।